हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो संविधान के भागों को लेके जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले जो है 1 से 10 तक और नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 11 से लेके 16 तक के जो भाग हैं वो अच्छे से कवर किए हैं। और उसके बाद जो है आज हम भाग 17 से लेके 22 तक जो है उन पर डिस्कस करेंगे। और हमारे इस तरीके से जो संविधान में जो 22 भाग हैं, जैसे सब जानते हैं 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार से हमारे 22 भाग जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके द्वारा थ्रू हम ये जान लिया हम लोगों ने कि कौन से भाग जो है उसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं, प्लस कौन सा भाग किससे रिलेटेड है। तो इससे क्या है कि आगे के जो टॉपिक हैं उनको समझने में आसानी रहेगी। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं भाग 17 की। तो जो भाग 17 है, भाग 17 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो राजभाषा से या राजभाषा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल भाग है। तो भाग 17 आर्टिकल कौन से हैं उसमें, भाग 17 में 343 से 351 तक। ठीक है, तो जो राजभाषा है, राजभाषा वो हमारी हिंदी है और लिपि हमारी देवनागरी है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 343। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा। लेकिन आगे हम जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हम लोग जो आर्टिकल हैं वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा हमारा बेस जो है वो यहाँ से तैयार कर लेते हैं, तो उससे आगे फिर डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अभी बात करते हैं राजभाषा से रिलेटेड भाग कौन सा है, 17 अनुच्छेद 343 से 351, जिसमें जैसे हम सब जानते हैं कि जो राजभाषा जो है वो हमारी हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके लिए कौन सी समिति जो है वो आई थी, तो के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में ही एक राजभाषा से संबंधित जो है वो समिति बनाई गई थी और उसी में हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो के.एम. मुंशी थोड़ा सा हम देखते हैं। तो के.एम. मुंशी वही के.एम. मुंशी जो कि प्रारूप समिति, जैसा हम सब जानते हैं कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जैसे भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था और 7 सदस्यीय जो कमेटी थी वो बनाई गई थी। तो उन 7 सदस्यों में ही के.एम. मुंशी जो है वो एक सदस्य थे। और प्रारूप समिति जैसा हम सब जानते हैं कि इसको पांडुलिखन समिति, मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो 7 सदस्यों की ये जो कमेटी थी उसी में के.एम. मुंशी थे और उसी समय जो है के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में ही जो है राजभाषा से संबंधित जो है समिति बनाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भाग 18 की। तो भाग 18 जो है इसमें हाँ, इसमें एक आर्टिकल और ध्यान रखना होगा हमें, जो भाग 17 है। तो एक तो 343 का आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट है। मैंने बता दिया आपको कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 343। और एक और आर्टिकल है इसमें 345, जैसे कि राज्य की जो राजभाषाएं हैं उनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 345। थोड़ा सा हमें अभी ध्यान रखना है, तो आगे हम लोग आसानी से कर लेंगे फिर। तो आर्टिकल 345 जो है वो राज्य की राजभाषाओं से संबंधित है। अभी बात करते हैं भाग नंबर 18 की। तो भाग जो 18 है उसमें क्या है, आपात उपबंध यानी आपात संबंधी जो भाग है वो है भाग 18, आर्टिकल 352 से 360। जैसा हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण, पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति नाम था जिसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह जो है वो कर दिया गया है। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आर्टिकल आएगा, 352, 356 राष्ट्रीय शासन जैसा संवैधानिक आपात जिसको बोला जाता है तो उनसे रिलेटेड है। और 360 जो है वो वित्तीय आपात जो एक बार भी लागू नहीं हुआ है। और जो संवैधानिक आपात है वो सबसे ज़्यादा बार पंजाब में, फिर उसके बाद यूपी है ना, तो लगाया गया है, कई बार लग चुका है तो। लेकिन वित्तीय आपात जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 19। तो भाग 19 में क्या आएगा, प्रकरण उपबंध है, यानी कि जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इसमें डाल दी गई हैं।
ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मतलब आर्टिकल आएंगे, तो इसमें आर्टिकल आएगा 361 से लेके 367 तक के जो आर्टिकल हैं वो इसमें आएंगे। तो 361 में क्या है कि राष्ट्रपति को संरक्षण व राज्यपाल का संरक्षण, यानी किस तरीके का संरक्षण इनको, मतलब संरक्षण किस तरीके का संरक्षण इनको दिया जाता है, या फिर इनके संरक्षण से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 361 है। और जैसे कि पद के दौरान उन पर कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। न्यायालय की में उपस्थिति से उनको छूट है कि उनको मतलब कोर्ट में जो है उपस्थित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, जो व्यक्तिगत हैसियत, जैसे कि सिविल मामले से संबंधित मुकदमा है तो कार्रवाई की जा सकती है, मतलब उनके खुद के जो पर्सनल जो है वो है उसको लेके जो है वो कार्यवाही उन पर की जा सकती है। बट वैसे मतलब उनके पद पर रहते हुए उन पर कोई जो है दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये सब इस तरीके का जो संरक्षण है, न्यायालय में उपस्थिति से उनको छूट है कि उनको कोर्ट में जो है वो उपस्थित नहीं किया जा सकता। वो अपने मतलब जो भी उनको बोलना है तो वो अपने कोर्ट में जाके उनको मतलब कंपल्सरी नहीं है कि कोर्ट में जाके ही बोलना है, नहीं, तो उससे उनका संरक्षण है। तो आर्टिकल 361 में, और जैसे कोई कार्रवाई की जा रही है या की जाएगी आगे, तो उससे पहले उनको 2 माह पूर्व उनको जो नोटिस दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर ये मुकदमा लगा है तो हम कार्यवाही करने जा रहे हैं। तो ये जो संरक्षण है उसका प्रावधान भी आर्टिकल 361 में किया गया है। अभी हम बात करते हैं, एक है आर्टिकल 365। तो 365 आर्टिकल जो है उसमें क्या बताया गया है कि संघ के द्वारा दिए गए जो भी निर्देश हैं उनकी अनुपालना करने या फिर उनको प्रभावी बनाने का जो असफलता का जो प्रभाव है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल 365 है। और हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, और हर एक आर्टिकल को हम बहुत अच्छे से ट्रिक से भी और वैसे भी याद करते हुए बहुत अच्छे से आर्टिकल तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भाग कितना हो गया हमारा, 19 हो गया ना, भाग 20 की। तो भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड है, और जिसमें एक ही आर्टिकल आता है और वो है आर्टिकल 368। तो भाग 368 में क्या लिखा हुआ है कि जो संविधान की जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया जो है वो भाग 20 में दी गई है। और इसमें हम सब जानते हैं जैसे दोहरा बहुमत, ठीक है। तो दोहरा बहुमत जो है वो एक तो उपस्थित का 2/3 बहुमत या फिर कुल संख्या जो है उसका 50% + 1, यानी कि, और इन दोनों में से दोहरा बहुमत का मतलब क्या होता है कि जैसे एक तो उपस्थित का 2/3, यानी कि जैसे 300 सदस्य उपस्थित हैं तो 300 का 67, ठीक है, और 67 को 3 से किया तो वो संख्या इसकी आ जाएगी। और या फिर कुल संख्या का 50%, जैसे कुल संख्या का 50% तो और +1, तो इन दोनों में से भी जो संख्या ज़्यादा है उसी को दोहरा बहुमत माना जाता है। और दूसरा ये है कि दोहरा बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो विधान मंडल है उनका समर्थन। तो इस तरीके से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भाग 20 में दी गई है और संविधान संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं जो कितने भाग बचे हैं, 2 भाग और बचे हैं, तो वो है भाग 21 और 22। तो भाग 21 और जो 22 हैं उसमें हम देखेंगे कि भाग 21 में क्या दिया गया है कि भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेके 392 तक के जो आर्टिकल हैं वो दिए गए हैं। यानी कि इसका अगर देखें तो इसमें जो अस्थायी संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध है उनसे रिलेटेड है हमारा भाग 21, यानी अस्थायी संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध है उनसे रिलेटेड है। तो इसमें थोड़ा सा हमें देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो इसमें क्या देखना है कि आर्टिकल 369 से 392, तो इसमें हम एक आर्टिकल देखेंगे 371। तो जो 371 का आर्टिकल है उसमें कैक है, गै, घैड है, चै, छ, जै, जही है, तो यहाँ तक जो है वो दिए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो आर्टिकल 371 कै किससे रिलेटेड है, तो कै यानी कि इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं कि कैसे, जैसे कबूतर नागालैंड के होते हैं, खरगोश असम के होते हैं, गमला जिसको हम बोल सकते हैं गमला मणिपुर का गमला होता है, और घै और अडै आंध्र प्रदेश के
याद रख सकते हैं। और चम्मच या चिड़िया जिसको बोल दें, तो चिड़िया वैसे भी सबको पता है चिड़िया कहाँ की फेमस है, सिक्किम की। तो च से चिड़िया, चिड़िया सिक्किम की। और छ से छाता, छाता मिजो, मिजो वैसे देखें तो मिजो का अर्थ ही छाता या छतरी होता है। तो छ मिजोरम। जय जहाज, जहाज अरुणाचल प्रदेश में अच्छे से चले थे, ब्रह्मपुत्र नदी का अच्छा खासा बहाव है वहाँ पर। तो इसको इस तरीके से सिर्फ याद रखने का मैं आपको एक वो ट्रिक दे रही हूँ, बाकी सब अपने अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं। तो जय जहाज, जहाज अरुणाचल प्रदेश का। झ झंडा, झंडा गोवा, गोवा के झंडे फेमस होते हैं। और ये कर्नाटक से रिलेटेड है। अभी हम बात करते हैं, तो सोचते हो आपको अच्छे से ये जो आर्टिकल 371 है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं भाग 22 की। तो भाग 22 जो है उसमें क्या दिया गया है, उसमें एक तो संक्षिप्त नाम, ठीक है, और जो हिंदी में प्राधिकृत पाठ है तो फिर उनका अनुवाद जो है वो भाग 22 में दिया गया है। और उसमें आर्टिकल 3 आर्टिकल हैं उसमें, 393, 94 और 95। और वो मतलब तीनों ही आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें मतलब बहुत बार एग्जाम में ये वाला आर्टिकल जो है 393 जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 394 वाला। तो 393 में क्या दिया गया है कि भारत का संविधान संक्षिप्त नाम किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 393। तो फ्रेंड्स ये जो 393 का जो आर्टिकल है इसको हमें ध्यान रखना ही रखना है। चाहे भले ही कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो मतलब हमें याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये उसमें है, इम्पोर्टेंट वाले आर्टिकल में है। तो 393 आर्टिकल जो है वो भारत का संविधान संक्षिप्त नाम किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो दिया गया है आर्टिकल 393 में। यानी संक्षिप्त और अनुवाद जो है वो किस भाग से रिलेटेड हैं, तो भाग 22 से। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 394 की। तो आर्टिकल 394 में क्या है कि जो निम्न अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हो जाएंगे। यानी कि इसको अगर हम सही उसमें जैसे देखें तो इसका मतलब ये है कि जैसे जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले कौन कौन से आर्टिकल लागू हो गए थे, वही बात जो है यानी कि निम्न अनुच्छेद, यानी कि जो एक तो 15 अनुच्छेद तो और 394 का खुद जो आर्टिकल है वो, तो इनको जोड़ के जो 16 आर्टिकल हैं वो हमारा संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले ही लागू हो गए थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। और कौन से आर्टिकल मतलब कौन कौन सी उसमें वो थे, भागों से रिलेटेड है वो आर्टिकल। तो एक तो नागरिकता वाले इसमें आएंगे और एक निर्वाचन वाले इसमें आएंगे। सॉरी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। तो ये जो 15 आर्टिकल और आर्टिकल 394 स्वयं जो आर्टिकल है वो, तो इस प्रकार से 16 आर्टिकल हमारा संविधान जो लागू हुआ था उससे पहले ही लागू हो गए थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल 394 में। अब हम बात करते हैं 394 का जो आर्टिकल है उसमें जो है वो कब जोड़ा गया, तो वो 58वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 394 का जोड़ा गया। ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको जो संविधान के भाग हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। ओके फ्रेंड्स, बाय।